स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है इन्वेजन इन इंडिया के रिगार्डिंग में। सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया से इंडिया को इन्वेड किया जाता है 1000 से 1200 का जो टाइम पीरियड है उस दौरान में, दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिशमेंट के अर्लियर फेज के अंदर में। तो उस समय हमारे जो लोकल रूलर्स हैं वो कौन हुआ करते थे, उनके द्वारा किस तरीके से उस इन्वेजन को रजिस्ट किया गया, और उस दौरान में हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में आज हम यहाँ पे रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, 1000 से लेकर 1200 का जो टाइम पीरियड है उस दौरान में आपको रैपिड चेंज है वो देखने के लिए मिलेगा। जो अर्लियर एम्पायर पावर के अंदर हुआ करते थे सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया का जो रीजन है वहाँ पे, वो अपने एक डिजोल्यूशन फॉर्म के अंदर में आते हैं। न्यू रूलर्स हैं वो पावर के अंदर में अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। तो उसी समय में सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया का जो रीजन है वहाँ से कुछ पर्सन्स के द्वारा इंडिया को जो इन्वेड है वो किया गया था, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को। तो स्टूडेंट्स, वो जो पर्सन है जो तुर्क हैं जो बेसिकली हुआ करते। बट अगर हम डिस्कस करें इंडिया को जो इन्वेड करने का हिस्ट्री है उसके पर्सपेक्टिव से, तो स्टूडेंट्स, इंडिया हमेशा से अपनी वेल्थ की वजह से आउटसाइड जो रूलर्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है, अपने जो वेल्दी जो प्रोस्पेरिटी है उसकी वजह से। 712 का वो समय है जब फर्स्ट टाइम आपको अरब रीजन से इंडिया के अंदर जो इन्वेजन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उस समय आप देखिए कि सिंध का जो एरिया है, जो प्रेजेंट समय में पाकिस्तान का जो रीजन है, जहाँ पे पाकिस्तान का जो कराची सिटी है वो सिचुएटेड है, उस एरिया के अंदर में एक पोर्ट हुआ करता था, जो प्रेजेंट समय में भी कराची का जो पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि जो पोर्ट है उसका नाम है देबाल पोर्ट है। देबाल पोर्ट जो है सिंध के जो रूलर है उनके कंट्रोल के अंदर नहीं हुआ करता था। कुछ वहाँ पे रोबर्स हुआ करते थे, सी पायरेट्स हैं वो हुआ करते थे, उनके द्वारा अरब के रीजन से जो बिजनेस या ट्रेड हुआ करता था उसके रिगार्डिंग में डिस्टरबेंस को वो क्रिएट करते थे। तो अरब के जो रूलर्स हैं उनके द्वारा एक यहाँ पे जो इन्वेजन है उसको कैरी आउट किया जाता है। जो सिंध के रूलर हैं उनको कुछ पेमेंट करने के रिगार्डिंग में कहा गया कि आपके जो रोबर्स हैं उनके द्वारा हमारा जो ट्रेड है उसको डिस्टर्ब किया गया। बट आप देखिए कि जो दाहिर नाम के जो रूलर हैं, जो दाहिर नाम के रूलर हैं जो कि सिंध के वहाँ से रूल किया करते थे, उनके द्वारा बेसिकली उसको रिफ्यूज है वो किया जाएगा। जो उनके द्वारा पेमेंट है वो मांगा जाता है कि पोर्ट उनके कंट्रोल के अंदर में नहीं है। तो उसी समय में आपको मोहम्मद बिन कासिम का जो लीडरशिप के अंदर में फर्स्ट इंडिया के अंदर जो इन्वेजन है वो देखने के लिए मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम है 712 के समय इंडिया को इन्वेड करते हैं, सिंध का जो रीजन है वहाँ पे। और आप देखिए कि दाहिर को वो डिफीट भी करते हैं, उस एरिया के कैप्चर भी करते हैं। कुछ हिस्टोरियंस इस एक्सपेडिशन के रिगार्डिंग में जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है उसको भी ऐड कर देते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम है या जो अरब के रूलर्स हैं उनके द्वारा अपना जो रिलीजन है उसको स्प्रेड करना था उस समय में, इस वजह से भी एक्सपेडिशन है उसको कैरी आउट किया गया था। स्टूडेंट्स, अगर हम उसी समय के बारे में डिस्कस करें इंडिया के अंदर में कौन वो रूलर्स हैं वो रूल किया करते थे, तो आप देखिए कि 1000 से लेकर 1200 का जो टाइम पीरियड है उस समय में आपको डिफरेंट रूलर्स हैं डिफरेंट एरिया के अंदर में। स्पेशली अगर हम बात करें नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इसके अर्लियर फेज के अंदर में हमने रीड किया था कि कैसे कन्नौज के लिए बैटल है वो किया करते थे। तीन जो डिफरेंट डायनेस्टीज हैं उनका एक स्ट्रगल है वो हुआ करता था, जिसके अंदर प्रतिहार रूलर्स हैं, प्रतिहार के अलावा पाला रूलर्स हुआ करते थे, और फिर राष्ट्रकूट हैं। राष्ट्रकूट आज के लेटर फेज के अंदर में वहाँ पे चोला एम्पायर है वो अपने आप को इस्टेब्लिश करता है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। बट आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में जो प्रतिहारा एम्पायर है जैसे ही ब्रेक होता है, जैसे ही प्रतिहारा एम्पायर है वो डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर में जाता है, काफ़ी सारे न्यू स्टेट्स हैं वो पावर के अंदर में आएंगे, जिसके अंदर में स्टूडेंट्स आपको जो मालवा का जो रीजन है जो प्रेजेंट समय में उज्जैन का एरिया है, जिसके अंदर में आप देखिए कि कुछ गुजरात का भी पार्ट है, कुछ पार्ट आपको मध्य प्रदेश का है। मालवा के रीजन के अंदर में जो परमाराज हैं वो अपने आप को सेटअप करते हैं, परमार रूलर्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनको एक बार लोकेशन के पर्सपेक्टिव से आप देखिए, इस रीजन के अंदर में आपको परमार्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। गुजरात का जो रीजन है वहाँ पे सोलंकीज हैं वो हुआ करते थे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इनके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में, तो आप देखिए कि अजमेर का जो रीजन है वहाँ से चौहान है, जो कि राजस्थान का पार्ट है, वहाँ से चौहान है वो रूल किया करते थे। दिल्ली के अंदर में आपको तोमर्स का जो रूल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बुंदेलखंड का जो रीजन है वहाँ पे आप देखिए कि चंदेलाज हैं उनका रूल हुआ करता था।
और अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो प्रेजेंट समय में जबलपुर का जो एरिया है, प्रेजेंट समय में जो जबलपुर है मध्य प्रदेश के अंदर में, वहाँ पे आप देखिए कि कलचुरीज हैं, उनका रूल हुआ करता था। और कन्नौज का जो रीजन है जिसके लिए अर्लियर फेज के अंदर स्ट्रगल था, वहाँ पे आप देखिए कि गढ़वाल नाम के जो रूलर्स हैं उनका रूल है वो हुआ करता था कन्नौज के वहाँ से। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट न्यू स्टेट्स हैं वो पावर के अंदर में आते हैं, बट इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन का इनका एक यहाँ पे डिजायर हुआ करता है हर एक जो स्टेट है उनका। इसी वजह से इनका आपस में जो कन्फ्लिक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और यही एक मेन रीजन आपको हुआ करता है कि जब बाहर से इन्वेडर्स आते हैं तो इनका आपस में जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से उनके द्वारा कुछ ना कुछ एरिया है उसको कैप्चर किया जाता है, जैसे ही इन्वेडर्स के द्वारा इनिशियल फेज में। तो इन रूलर्स के समय का अगर हम सोशल एंड कल्चरल लाइफ के रिगार्डिंग में रीड करें तो आप देखिए कि जो जैनिज्म है, जैनिज्म को भी ये प्रमोट किया करते थे, हिंदुइज्म को भी ये प्रमोट किया करते थे। और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, जिसको कि हम नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं, वो अपने मैक्सिमा के ऊपर पहुंचता है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर में चोलाज के बारे में रीड किया था कि चोलाज के समय जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है अपने मैक्सिमा के ऊपर हुआ करता है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि किस मुगल रूलर के समय में जो पेंटिंग है, जो चित्रकारी है, वो अपने मैक्सिमा के अंदर हुआ करती थी। तो आप देखिए कि जहांगीर उसका आंसर था। ऐसे भी आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के दौरान में आप देखिए कि खजुराहो जो टेम्पल है वन ऑफ द फाइनेस्ट इसका एग्जाम्पल है। खजुराहो के जो टेम्पल हैं जो कि चंदेला डायनेस्टी के रूलर्स हैं उनके द्वारा उसको बनाया गया है। केंद्रीय महादेव का जो टेम्पल है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। उन टेम्पल्स के वहाँ पे आपको रिच जो एलोबरेट कार्विंग है वो आपको वॉल्स के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। वो क्या शो करता है कि स्टूडेंट जो स्कल्पचर आर्ट है उसका काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट हुआ था। स्कल्पचर आर्ट है वो भी अपने मैक्सिमा के ऊपर यहाँ पे पहुंचा था उस टेम्पल आर्किटेक्चर के दौरान में। स्टूडेंट्स, उसी समय में आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे भी कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हैं वो डेवलप होते हैं इसी 1000 से लेकर 1200 का जो टाइम पीरियड है उस दौरान में। लिंगराज टेम्पल है जो उड़ीसा के अंदर में 11वीं सेंचुरी के समय उसको डेवलप किया गया। सन टेम्पल जो कोणार्क के वहाँ पे सिचुएटेड है। और जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है लॉर्ड जगन्नाथ को जो डेडिकेटेड है वो भी इसी टाइम पीरियड के दौरान में उसका जो डेवलपमेंट है वो हुआ था। हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को जब हम रीड करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से तो 3 डिफरेंट स्कूल हुआ करती हैं। एक उड़ीसा स्कूल है। उड़ीसा स्कूल के डिफरेंट कुछ फीचर्स हैं कि बाहर से जो वॉल्स हैं जो टेम्पल का वो एक्स्ट्रा आप देखिए कि वहाँ पे कार्विंग का प्रोसेस है, बट इंटीरियर का जो वॉल्स हैं वो प्लेन हुआ करती हैं। फिर हमारे सोलंकी स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी है जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का है। और एक खजुराहो स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जिसको कि चंदेला स्कूल के नाम से भी जानते हैं, जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में है। सोलंकी स्कूल है जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर है। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप देखिए कि अगर हम बात करें वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में या अदर जो एरियाज हैं जहाँ पे भी टेम्पल का डेवलपमेंट हुआ, तो जिसमें आप देखिए कि मथुरा है वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर के रूप से डेवलप हुआ है। बनारस के वहाँ पे भी कुछ टेम्पल्स डेवलप हुए। और आप देखिए कि स्टूडेंट्स, राजस्थान के अंदर में जो माउंट आबू का एरिया है जहाँ पे दिलवाड़ा है, दिलवाड़ा के अंदर में जैन टेम्पल्स हैं वो भी डेवलप होते हैं उसी दौरान में। अगर हम बात करें इन टेम्पल्स का सोशल एंड कल्चरल लाइफ के ऊपर में काफ़ी कुछ इम्पैक्ट था। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करते थे सोशल एंड कल्चरल लाइफ के उस समय में, जिसमें एग्जाम्पल है सोमनाथ का जो टेम्पल जो कि वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर सिचुएटेड था। और आप देखिए कि एक्सट्रीमली वेल्दी है वो हुआ करता था। तो ये जो प्रोस्पेरिटी है, जो वेल्थ का वहाँ पे जो इन्वेडर्स जब उनको पता लगता था डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, उसी वजह से वो इन्वेड है वो किया करते थे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्ट एंड लिटरेचर के रिगार्डिंग में, तो काफ़ी सारी बुक्स हैं, काफ़ी सारे प्लेज हैं वो लिखे गए थे इस समय में हमारे लोकल रूलर्स के पेट्रोनाइज के दौरान में। संस्कृत लैंग्वेज का यूज है वो भी हुआ करता था। वस्तुपाल नाम के एक यहाँ पे जो जनरल हैं वो हुआ करते थे, या एक मिनिस्टर हुआ करते थे। भीमदेव नाम के जो रूलर हैं, सोलंकी डायनेस्टी के जो रूलर हैं गुजरात के रीजन से, तो उनके द्वारा स्टूडेंट जैन टेम्पल से उसको पेट्रोनाइज किया गया था। माउंट आबू का जो रीजन है वहाँ पे, जो कि राजस्थान के अंदर में सिचुएटेड है।
उज्जैन एंड धारा नाम का जो जगह है जो कि परमाराज का कैपिटल हुआ करती थी, उज्जैन और धारा नाम की जो जगह है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंटर था संस्कृत लर्निंग का। और स्टूडेंट्स वहाँ पे अपार भ्रमसा जो लैंग्वेज है, प्रकृत लैंग्वेज है, उसका भी यूज किया करते थे। और ये लैंग्वेज आप देखिए कि जो अपर क्लास है, जो एरिस्टोक्रेट क्लास है, उनका ये लैंग्वेज हुआ करता था। बाद में संस्कृत का रिवाइवल होता है जो कि कॉमन मैन का जो लैंग्वेज के रूप से वहाँ पे सेटअप है वो होता है। तो अपार भ्रमसा एंड प्रकृत लैंग्वेज है जो कि अपर क्लास का लैंग्वेज था, जिसको कि हेमचंद्र नाम के एक जैन स्कॉलर हैं, उनके द्वारा उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ राइटिंग है वो लिखा गया था उसी दौरान में परमारा रूलर्स के पैट्रोनेज के अंडर में। स्टूडेंट्स उसके लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि आपको यहाँ पे टर्किश कन्क्वेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही अरब जो एम्पायर हुआ करता था वो ब्रोक होता है 9th सेंचुरी के समय में। उस समय जो टर्किश नाम के जो तुर्क्स जो हुआ करते थे, उन तुर्क्स को आप देखिए कि अपर हैंड होता है। जैसे ही उस अरब एम्पायर का डिजोल्यूशन होता है, वहाँ पे तुर्क्स एम्पायर है उसको सेटअप किया जाता है। उसके जो फाउंडर पर्सन है, फाउंडर पर्सन को आप देखिए कि फिर गजनी नाम के जो पर्सन है, जो मोहम्मद गजनी, जो यहाँ पे इंडिया के लिए इन्वेड करते हैं, इनके फादर उनके स्लेव हुआ करते थे। जो फाउंडर पर्सन है जिनका नेम है स्टूडेंट्स अतपति गिन उनका नेम है, अलपपति गिन उनका नेम है। तो आप देखिए कि उनको फिर उनके जो स्लेव हैं सुबाक तगिन नाम से जो पर्सन है, जो कि फादर हैं मोहम्मद गजनी के, उनके द्वारा फिर गजनी को कंट्रोल कर दिया जाता है जैसे ही उनका डेथ होता है। फिर आप देखिए कि महमूद गजनी है वो पावर के अंदर में आते हैं। और 1000 से लेकर 1026 का जो समय है वो इंडिया के अंदर में 11 जो इन्वेजन है वो इनके द्वारा किए गए थे। इंडिया के डिफरेंट पार्ट के अंदर में ये इन्वेजन करते हैं। इनके फादर के साथ में भी आप देखिए कि जयपाल नाम के जो रूलर हैं वो लड़ाई लड़ते हैं। जयपाल नाम के रूलर हैं। फिर उनके साथ में गजनी है वो भी यहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं, महमूद गजनी है। आनंद पाल के साथ में लड़ाई लड़ते हैं जहाँ पे एक फेडरेशन को इस्टेब्लिश करने का कोशिश किया गया था वो डिफरेंट जो रूलर्स हैं उनके द्वारा। कांगड़ा के वहाँ पे अपना इन्वेजन को कैरी आउट करते हैं। सोमनाथ के वहाँ पे अपना एक्सपेडिशन को किया गया था। और इसके रिगार्डिंग में यूपीएससी ने क्वेश्चन है वो पूछ लिया था कि अलबरूनी ने क्या अपना किताब के अंदर में लिखा था, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट इनके साथ में स्कॉलर हैं वो हुआ करते थे महमूद गजनी के साथ में। महमूद गजनी का जो एक्सपेडिशन इंडिया के अंदर में है किसी भी परमानेंट सेटलमेंट के रिगार्डिंग में नहीं था। उनका बेसिक मैंडेट यही था कि जो प्रोस्पेरिटी है उसको लूटा जाए, इंडिया से जितना उनके द्वारा जो वेल्थ है उसको कलेक्ट है वो किया जा सके। तो आप देखिए कि महमूद के जो जितने भी एक्सपेडिशन है इंडिया के अंदर में वो किसी भी तरीके का परमानेंट रिजल्ट है उसको नहीं प्रोड्यूस करते हैं। दो स्कॉलर हुआ करते थे। फिरदौस नाम का एक स्कॉलर है जिनके द्वारा शाहनामा नाम का किताब है वो लिखा गया था महमूद गजनी के रिगार्डिंग में। बट आप देखिए कि गजनी के द्वारा, महमूद गजनी के द्वारा कुछ प्रॉमिस किया जाता है कि इतने कुछ पैसे आपको दिए जाएंगे, या उस समय में जो भी वहाँ पे करेंसी हुआ करता था, फिर वो नहीं दिए जाते हैं। जब इनके द्वारा राइटिंग को कंप्लीट किया गया तो इनके द्वारा कुछ यहाँ पे जो रॉन्ग रिमार्क्स हैं वो भी ऐड किए हैं शाहनामा के लेटर जो फेज के अंदर में कुछ पेजेज हैं वहाँ पे। फिर आप देखिए कि अलबरूनी नाम के जो पर्सन है जो इनके साथ में आते हैं, उनके द्वारा इंडिया के बारे में, इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया। तारीख हिंद है, तहकीक हिंद है, उसको डिफरेंट नेम से लिखा जाता है काफ़ी अलग अलग जगह के ऊपर में। तो आप देखिए कि इस बुक को भी इनके द्वारा लिखा गया है इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। लेटर फेज के अंदर में गौर नाम का जो एरिया है वहाँ पे मोहम्मद गोरी पावर के अंदर में आते हैं और इंडिया के लिए अपना एक्सपेडिशन है, इन्वेजन है, उसको कैरी आउट करते हैं। अनहिलवारा जो गुजरात का जो रीजन है वहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सपेडिशन को कैरी करते हैं। बट आप देखिए कि भीमदेवा नाम के जो रूलर है माउंट आबू के रीजन के अंदर में इनको डिफीट करते हैं और वहाँ से ये वापस जाते हैं। फिर अपना जो रूट है उसको ये चेंज करेंगे, इंडिया का ये पंजाब का जो रूट है उससे अपना इन्वेजन को कैरी आउट करेंगे। 1175 से लेकर 86 का जो समय है जब गोरी अपने आप को, आप देखिए कि मास्टर ऑफ द पंजाब एंड सिंध के रीजन के अंदर में मैक्सिमम एरिया है उसको कैप्चर करते हैं। 1191 के समय में, उस समय अजमेर के जो रूलर हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान है, उनके द्वारा भटिंडा का जो रीजन है उसको अपने पावर के अंदर में, अपने एरिया टेरिटरी के अंदर में ऐड किया गया था। तो आप देखिए कि बैटल ऑफ तरेन है वो फोर्ट होता है उनका पृथ्वीराज चौहान के साथ में 1191 के समय में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जीत होता है।
पृथ्वीराज चौहान का जीत होने के बाद में स्टूडेंट्स उसी 1 ईयर लेटर फेज के अंदर में 1192 के समय आप देखिए कि सेकंड बैटल है जो तरेन का एरिया है वहाँ पे लड़ी जाती है। काफ़ी सारे जो उस समय जो कंटेम्प्रेरी रूलर्स हुआ करते थे वो पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट है वो नहीं करते हैं। वो आपस में जो कन्फ्लिक्ट है वो एक रीजन है जिसकी वजह से आप देखिए कि गोरी यहाँ पे जीत जाता है सेकेंड बैटल ऑफ तरेन को, और उसके जीतने के बाद में उनके द्वारा दिल्ली को कैप्चर किया जाएगा, अजमेर को कैप्चर किया जाएगा। और अजमेर को कैप्चर करने के बाद में आप देखिए कि अब इनके दो जनरल हुआ करते थे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, एक आप देखिए कि बख्तियार खिलजी हैं। बख्तियार खिलजी गंगा का जो एरिया है बिहार, गंगा वैली का जो एरिया है, बिहार का जो एरिया है और बंगाल का जो रीजन है उसको कैप्चर करेंगे, बख्तियार खिलजी नाम के जो पर्सन है। फिर आप देखिए कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुजरात के रीजन को कैप्चर करेंगे, बुंदेलखंड के रीजन को वो कैप्चर करेंगे। चंदेलाज हैं वहाँ पे, चंदेरी साड़ी का भी आपने सुना होगा जो कि इसी रीजन के अंदर में प्रोड्यूस हुआ करती थी। तो उस रीजन को आप देखिए कि वैसे बैटल ऑफ चंदेरी है वो बाबर के द्वारा लड़ी गई थी, बैटल ऑफ चंदेरी जो है। तो इस रीजन के वो कैप्चर किया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 के समय। 1192 से लेकर 1206 तक आप देखें कि गोरी हैं वो इंडिया के अंदर परमानेंट सेटल नहीं होते हैं। वो सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया के लिए, अपने एरिया के लिए, समरकंद के लिए जाया करते थे बार बार। 1206 के समय जो गोरी हैं वो आप देखिए कि उनको असेसिनेट कर दिया जाता है। खोकर नाम का जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो पंजाब के अंदर, पंजाब के धमियक रीजन के अंदर में बैंक ऑफ द इंडस रिवर के वहाँ पे इनका असेसिनेशन होता है। इनके कोई सन नहीं हुआ करते हैं, तो इनके एक स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक। वैसे तो दो जनरल हैं यहाँ पे, बख्तियार खिलजी भी हैं, बट आप देखिए कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो अपने आप को यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं इनके सक्सेसर के रूप से 1206 के समय में। और उनके इस्टेब्लिशमेंट में आने के साथ ही स्लेव डायनेस्टी आती है जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रीड करेंगे। जो दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट डायनेस्टी है जिसके रूलर्स हैं उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में रीड करेंगे। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे जो 1000 से लेकर 1200 के समय जो लोकल रूलर्स जो हुआ करते थे, जो बाहर के जो दो इन्वेडर आते हैं, मोहम्मद गजनी है, महमूद गजनी है और मोहम्मद गोरी हैं। गजनी के दो स्कॉलर्स आपको पता होना चाहिए। हमने यहाँ पे सिंध के पर्सपेक्टिव से जब रीड किया तो आप देखिए कि चचनामा नाम का एक किताब है वो भी उस समय लिखा गया था। उस समय जो सिंध का जो एक्सपेडिशन है उसके रिगार्डिंग में। किताब का जो नेम है वो क्या है स्टूडेंट्स? चचनामा उस किताब का नाम है। चचनामा उस किताब का नाम है। ये बेसिकली इसको फतेहनामा उस सिंध के नाम से भी जानते हैं। और इसको आप देखिए कि 13th सेंचुरी के समय में ओरिजिनली अरेबिक में हुआ करती है। 13th सेंचुरी के समय मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफ़ी नाम के एक पर्सन है, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफ़ी, उनके द्वारा इसको ट्रांसलेट किया जाता है पर्शियन के अंदर में। 13th सेंचुरी के समय चचनामा का जो ट्रांसलेशन है वो पर्शियन के अंदर किया गया, अरेबिक के अंदर लिखा गया था। काजी इस्माइल के द्वारा इसको अरेबिक के अंदर लिखा जाता है। जो मोहम्मद बिन कासिम का एक्सपेडिशन है, कैसे वो सिंध के रूलर को डिफीट करते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।